आज थोड़ा सा ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा मैं। थोड़ा गला डाउन आज। तो मेरे को पहले ये बताओ कि आवाज आपको साफ आ रही है या फिर मुझे थोड़ा सा और तेज बोलना पड़ेगा। आप मैसेज डाल सकते हो। एक सेकंड। यस ठीक है जी, थैंक यू। चलो जी। आज की कोशिश रहेगी कि सीआरपीसी या बीएनएसएस जो है आज पूरे तरीके से ठिकाने लगा दूं मैं। ठीक है जी। आओ 360। 360 से पहले भी हमने एक प्रोविजन ऐसा किया था जिसके अंदर पीपी साहब जो थे पूरा का पूरा अपना केस विद रिस्पेक्ट टू दी रिमेनिंग चार्जेस वो हटा रहे थे। ठीक है ना। वो सेक्शन का रेफरेंस इसके साइड में लिख लेना और उस सेक्शन के रेफरेंस में रीड विद 360 कर लेना। ठीक है जी। आगे आ जाओ जरा पढ़ते हैं 360 को। The public prosecutor, PP or APP in charge of a case may, with the consent of the court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution any person, either generally or in respect of any एक या एक से ज्यादा offences for which he is tried upon and upon such withdrawal, if it is made, बड़े ध्यान से समझना पॉइंट को। अगर यह विड्रॉल बनाया गया है बिफोर एक चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड। ठीक है जी। द अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस। ठीक है जी। चार्ज फ्रेम होने से पहले यदि विड्रॉल हुआ है तो डिस्चार्ज का प्रभाव आ जाएगा। इफ इट इज मेड आफ्टर द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड और व्हेन अंडर दिस संहिता नो चार्ज इज रिक्वायर्ड ही शैल बी एक्विटेड। फिर एक्विटल का आएगा दोनों। जिसमें चार्ज फ्रेम हो गया है, चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है फिर वो विड्रॉ हुआ है, या फिर ऐसे केस आए हैं जिसके अंदर चार्ज फ्रेम की क्या आवश्यकता ही नहीं होती है, तो उस केस में क्या रहेगा। उस केस में बेसिकली एक्विटल आएगा। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस one was against any law relating to a matter to which the executive power of the union extend, ठीक है जी, or was investigated under any central act involve the misappropriation or destruction of or damage to any property belonging to the central government। ठीक है जी। ये एक्शन से सिर्फ वो गवर्नमेंट का बता रहे हैं इसके अंदर। ठीक है ना। ये इतना खास इंपोर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखना इसका प्रभाव क्या रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। ए और बी आपने जो पढ़ा। एंड द पीपी, the prosecutor in charge of the case has not been appointed by the central government. He shall not, unless he has been permitted by the central government to do so, move the court for its consent to withdrawal from the prosecution, and the court shall, before according consent, direct the prosecutor to produce before it the permission granted by the central government। ये मिसलेनियस है, इसको जान दो जरा। प्रोविडेड, प्रोवाइडेड को प्रोविजन को जरा स्टार लगा लेना। प्रोवाइडेड फर्दर यह भी बता दिया जाता है कि कोई भी कोर्ट जो है वो अलाउ नहीं करेगी विड्रॉल को बिना गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड किसको, विक्टिम को ऑफ द केस। देखो जी 361 कौन से केस हैं, वो वाले केस हैं जिसके अंदर मैजिस्ट्रेट जो है वो ढंग से डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता है केस को। क्यों? क्योंकि इधर आ जाओ, दैट ही हैज नो जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस और कमिटेड फॉर ट्रायल, उसके पास पावर ही नहीं है, जुरिडिक्शन ही नहीं है। दैट द केस इज वन which would be tried or committed for trial by some other magistrate। yes, जो शेड्यूल आया हुआ है उस शेड्यूल के अंदर जो लिखा हुआ है लास्ट कॉलम के अंदर कि ट्राइबल ही नहीं है उस मजिस्ट्रेट के द्वारा। तीसरा, दैट ये जो केस है शुड बी ट्राइड बाय द सीजीएम, कि सीजीएम से ट्राई होना चाहिए। ही शैल स्टे द प्रोसीडिंग एंड सबमिट द केस विद ब्रीफ रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग इट्स नेचर टू द सीजीएम
और टू सच अदर मैजिस्ट्रेट हैविंग जुरिडिक्शन एज द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक बात है, सीधी सिंपल सी बात है, सीधे हम साहब को भेज देंगे। The magistrate to whom the case is submitted may, if so empowered, either try the case himself or refer it to any magistrate subordinate to him having jurisdiction, or commit the accused for the trial। सी सिंपल सी बात। अब वो मजिस्ट्रेट साहब क्या करेंगे, देखो जी, अगर उनके जुडिक्शन में पड़ता है तो वो खुद सुनवाई कर लेंगे उसके, लेट से अगर नहीं पड़ता है तो उनको कमिटी करना पड़ेगा या फिर मेक ओवर करना पड़ेगा। हाँ जी, आगे आ जाओ। और प्रोसीजर, जहां पर कमेंसमेंट होने के बाद इंक्वायरी और ट्रायल की मजिस्ट्रेट को पता लगता है कि यह केस तो कमिट होना चाहिए, तो क्या करेंगे, इफ इंक्वायरी के समय ऑफेंस की या फिर ट्रायल के समय जो कि मजिस्ट्रेट के सामने हो रहा है, ये अपीयर होता है मजिस्ट्रेट को क्या, कि प्रोसीडिंग बिफोर साइनिंग द जजमेंट दैट द केस इज वन, कि ये केस तो ऐसा है जो ought टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। किसके द्वारा ट्रायल होना चाहिए, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रायल होना चाहिए। ही शैल कमिट इट टू कोर्ट अंडर द प्रोविजन herein before contained in and thereupon the provision of chapter 19 shall apply to the commitments of made। यस, सीधी सिंपल सी बात है, दौरान इंक्वायरी या फिर ट्रायल जो है मजिस्ट्रेट साहब को पता चलता है भाई ये केस तो ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन होना चाहिए, तो सीधा सिंपल कमिट करवा देंगे केस को। ठीक है जी, वो कमिटल के बाद कौन सा प्रोसीजर चलेगा, जो चैप्टर 19 के अंदर लिखा हो वो वाला प्रोसीजर चलते हैं। 363 ट्रायल ऑफ पर्सन प्रीवियसली कन्विक्टेड एंड ऑफेंस अगेंस्ट कॉइनेज स्टैम्प लॉ और प्रॉपर्टी। कौन से ऑफेंस में आ गए हैं, ये नकली सिक्के बनाना, करेंसी बिगाड़ना, ठीक है जी, ये सोशो इकोनॉमिक क्राइम जो होते हैं वो आ गए हैं। चलो आगे आ जाओ। जहां पर कोई बंदा हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 10, चैप्टर 17 ऑफ बीएनएस विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म 3 साल, 3 साल से ज्यादा, इज अगेन अक्यूज, वो दोबारा से अक्यूज बन गया है, एनी ऑफेंस जो कि पनिशेबल है ईदर ऑफ दोस चैप्टर की, जो ऊपर जो लिखे हुए कोई किसी एक चैप्टर से, विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 3 साल और अपॉर्ड, और जो मजिस्ट्रेट है बिफोर whom द केस जो पेंडिंग है इज सेटिस्फाइड दैट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग that such person has committed the offense, he shall be sent for trial to the CGM or committed to the court of session unless the magistrate is competent to try the case and is of opinion that he can himself pass an adequate sentence if the accused is convicted। चलो जी, अगर उसको लगता है कि भाई उसके पास बेसिकली इतनी पावर है कि वो एक सफिशियंट सेंटेंस दे सके तो ठीक है, वरना सीधी सिंपल सी बात है, कमिट करना पड़ेगा या फिर मेक ओवर करना पड़ेगा। जहां पर कोई बंदा इज सेंट फॉर ट्रायल सीजीएम के सामने या फिर कमिट कर दिया गया कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अंडर सबसेक्शन 1, एनी अदर पर्सन अक्यूज जॉइंटली विद हिम इन सेम इंक्वायरी ट्रायल शैल बी सिमिलरली सेंट और कमिटेड। यस, अगर कोई दूसरा बंदा भी इन्वॉल्व है तो उसको भी ऐसे ही कमिटेड और मेक ओवर कर दिया जाएगा, अनलेस जब तक कि मजिस्ट्रेट डिस्चार्ज सच अदर पर्सन, जब तक उसको डिस्चार्ज ना कर दे अंडर सेक्शन 262 और 268 के। चलो प्रोसीजर, जब मजिस्ट्रेट जो है सफिशियंटली सीवियर, ठीक है ना, कठोर कारावास उसको नहीं दे सकता है, क्यों, क्योंकि जेएमआईसी की पावर होती है इतने साल तक की सजा दे सकता है वो, इससे ऊपर की सजा वो नहीं दे सकता है। ठीक है जी, तब क्या करेगा, तब भी मजिस्ट्रेट जो है ऊपर केस भेज देगा। मजिस्ट्रेट का क्या ओपिनियन है, आफ्टर हियरिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड द अक्यूज दैट द अक्यूज्ड इज गिल्टी एंड दैट ही ought टू रिसीव ए पनिशमेंट डिफरेंट इन काइंड, इसको अलग पनिशमेंट जाएगी जो कि ज्यादा कठोर होगी देन दैट which such magistrate is empowered to inflict, or being a magistrate of second class is of the opinion that the accused ought to be required to execute a bond or bail bond under section 125। या फिर जेएम2सी के सामने, जेएम2सी को क्या लगता है, उसका ओपिनियन क्या है कि भाई इसको तो बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125। he may record the opinion and submit his proceeding and forward the accused किसके पास, सीजीएम साहब के पास, दोनों, चाहे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो चाहे मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास हो, किसके पास भेज देंगे, सीजीएम साहब के पास भेजेंगे। नंबर 3 पे देख लो, जो सीजीएम साहब है जिसके पास प्रोसीडिंग सबमिट करी गई है, इफ ही थिंक्स फिट, अगर उसको ठीक लगे, एग्जामिन कर लेगा पार्टी को, रिकॉल कर लेगा एग्जामिन को, एनी विटनेसेस को हु हैज ऑलरेडी गिवन एविडेंस in the case and may call for and take any further evidence and shall pass such judgment sentence or order in the case as it thinks fit, जो भी इसको ठीक लगे, and is according to law, जो भी according to the law ठीक रहेगा वो वाली जजमेंट कर देगा, वो वाला सेंटेंस कर देगा। चलो
conviction or commitment on evidence partly recorded by one magistrate and partly by the other। 365 को थोड़ा सा निशान लगा लेना। ठीक है जी, ये पिछले काफी समय से पूछा जा रहा है। सीधी सिंपल सी बात है, लेट से एक केस चल रहा है, केस के दौरान जो है, जो मजिस्ट्रेट साहब थे उनका तबादला हो गया है, तो अब जो बाद में जो मजिस्ट्रेट साहब आएंगे, जो सक्सेसर मजिस्ट्रेट आएगा उस कोर्ट के अंदर, वो सुनेगा उस केस को। ठीक है, बस इतनी सी बात है। बस ये लास्ट लाइन पढ़ लो। जो मजिस्ट्रेट या फिर जज सो सक्सीडिंग जो आएगा, मे एक्ट ऑन दी एविडेंस सो रिकॉर्डेड, जो एविडेंस रिकॉर्डेड हो चुके हैं या तो उनके ऊपर एक्ट कर लेगा, मे को अंडरलाइन कर लेना। और या फिर पार्टली रिकॉर्डेड बाय प्रोड्यूसर, या फिर जो पूरी रिकॉर्ड कर ली या फिर पार्टली रिकॉर्ड कर ली है, और पार्टली रिकॉर्डेड बाय हिमसेल्फ, और जो बाद में कुछ बच जाएंगे तो वो खुद रिकॉर्ड कर लेगा और उसके ऊपर एक्शन ले लेगा। चलो क्या क्या। लेकिन किंतु परंतु ये जो सक्सीडिंग जज या फिर मजिस्ट्रेट है, उसका ओपिनियन यह है कि एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस हुज एविडेंस ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इज नेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ही में वो क्या करेगा, रीसमन, अंडरलाइन कर लो, रीसमन स्पेसिफिकली बोला गया है यहाँ पे, रीसमन any such witness and after such further examination, cross examination, re examination if any, as he may permit, the witness shall be discharged। तो क्या करेंगे फिर, विटनेस को डिस्चार्ज कर देंगे। चलो, कोर्ट टू बी ओपन 66 को सिर्फ हेडिंग से कर लेना, ओपन कोर्ट में होगा ये सारा का सारा काम। चलो जी आगे आ जाओ। इसका प्रोविजन नंबर 2 है, ध्यान रखो, ये जो फीमेल से रिलेटेड या फिर वुमेन से रिलेटेड जो ऑफेंस है, इनकी सुनवाई इन कैमरा में होगी, इसको अंडरलाइन कर लेना। और अगर वुमेन जज हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ये जो कैमरा प्रोसीडिंग। प्रोविजन एज टू अक्यूज पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। देखो जी, इसमें क्या क्या करना है अपने को, ये स्पेसिफिक अपन कर लेते हैं। मैं एक बार बेरक निकाल लूं। हम्म, चलो जी पहला सेक्शन छोड़ दो, नेक्स्ट छोड़ दो। 369 पढ़ लो, रिलीज ऑफ द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड पेंडिंग द इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल। चलो जी आओ जरा आगे। जहां पर कोई भी बंदा इज फाउंड अंडर सेक्शन 367 और 368 टू बी इनकेपेबल ऑफ एंटरटेनिंग डिफेंस बाय रीजन ऑफ, किस कारण से अपना डिफेंस लेने में अनेबल है, क्योंकि अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उसको। ठीक है जी। चलो जी, फिर क्या होगा, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। ठीक है जी, द मजिस्ट्रेट और कोर्ट एज द केस में भी, जो भी केस रहेगा, शेल वेदर द केस इज वन इन विच बेल में बी टेकन और नॉट, ऑर्डर रिलीज ऑफ सच पर्सन ऑन बेल। ठीक है जी, सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ, बस इतना पढ़ लो, काफी है। ध्यान रखना, एक्विटल कर देगा बट उसको रीजन लिखना पड़ेगा कि भैया ये तो इनकेपेबल बंदा है, तो समझ नहीं पाएगा कोर्ट कचहरी का क्या सीन है। आगे आ जाओ, चैप्टर खत्म हो जा रहा है शायद ये। प्रोसीजर मेंशन सेक्शन 100। ये स्पेसिफिक प्रोविजंस अलग आ गए हैं, छोड़ दो इसको। इंजरिंग सेल प्रोसीजर व्हेन द प्रिजनर साउंड माइंड रिपोर्टेड केपेबल ऑफ मेकिंग डिफेंस। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आओ भैया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को बेसिकली क्या है, सुपुर्दारी वाले है ये सेक्शंस।
379। नीचे हो जाओ यार। आओ जी। प्रोसीजर इन केस मेंशन इन सेक्शन 215। 215 के अंदर कौन से केसेस थे? 215 के अंदर आपके केसेस आए थे जी। प्रोसिक्यूशन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी, कॉग्निजेंस लेने वाले। कहाँ से चल रहा है ये मामला? ये मामला चल रहा है 210 वाला चैप्टर, चैप्टर 15। हम्म। जहां पर कोई एप्लीकेशन आई है मेड टू इट इन दिस बिहाफ और अदरवाइज एनी कोर्ट, यदि कोर्ट का ओपिनियन क्या है कि ये एक्सपीडियंट है, जरूरी है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की कोई इंक्वायरी शुड बी मेड, बनाई जाए इनटू एनी ऑफेंस रिलेटेड टू इन क्लोज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 215 व्हिच अपीयर्स टू हैव बीन कमिटेड इन और इन रिलेशन to a proceeding in that court or as the case may be in respect of document produced or given in evidence in a proceeding in that court, such court may after such preliminary inquiry, जो भी ठीक लगे कर, क्या क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे एक फाइंडिंग टू दैट इफेक्ट, मेक कंप्लेनेंट देयर ऑफ इन राइटिंग, ठीक है जी, कंप्लेंट राइटिंग में करवा लेंगे, ठीक है जी, सेंड कर देंगे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, जो भी जुडिक्शन रहेगा उसका, ठीक है जी। टेक sufficient security for the appearance of the accused before such magistrate or if the alleged offense is non bailable and द कोर्ट थिंक्स कि इसको जरूरी है सो टू डू सेंड द अक्यूज इन द कस्टडी टू सच मजिस्ट्रेट। ठीक है जी, सीधा सिंपल क्या ऑफेंस है? मान लो कोर्ट के सामने किसी ने झूठी गवाही दे दी है, कोर्ट के सामने किसी ने झूठा एफिडेविट वो सबमिट करा दिया है, अगर कोर्ट को अगर कंप्लेंट वगैरह करानी है, ठीक है जी, तो सिंपल इसका प्रोसीजर लिखा हो गया है, ठीक है ना, कि वो करवा सकता है। ध्यान रखना 195, 195 सॉरी 215 के 1 बी की बात करी गई स्पेसिफिक, ठीक है जी। बाकी काम का नहीं है ये, बाकी को जाने दो। पावर टू ऑर्डर कोस्ट थ्री, एक सेकेंड, हाँ अपील देख लो 380 का, ठीक है जी। अब सीधी सिंपल सी बात है, ये जो आपका 340 का जो क्वेश्चन है, क्या ये अपील के समय प्रैक्टिस किया जा सकता है? ठीक है जी, बिल्कुल किया जा सकता है, बस एक लाइन को पढ़ लेते हैं, बस इतना काफी रहेगा। एनी पर्सन जिसकी एप्लीकेशन किसी कोर्ट ने, जो कि अदरवाइज देन दी हाई कोर्ट, अंडरलाइन को लो, अदर देन दी हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज टू मेक अ कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 1, बस सीधी सिंपल सी बात है, फिर अपील चली जाएगी, 380 में अपील चली जाएगी। छोड़ दो पावर ऑफ ऑर्डर कोर्स, 83 छोड़ दो, 382 छोड़ दो। चलो जी, समरी प्रोसीजर फॉर ट्रायल ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। देखो जी, जो भी ट्रायल चलेगा झूठी एविडेंस देने के लिए, ठीक है जी, वो समरी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है जी। इसके अंदर मेन चीज क्या है? 500 रुपीज, चलो इसको एक बार फटाफट पढ़ देता हूँ। If at any time of delivery of any judgment or final order disposing of any judicial proceeding, a court of session या फिर magistrate of first class expresses an opinion, क्या कि कोई विटनेस अपीयरिंग इन सच प्रोसीडिंग हैड नोमिंगली, जानबूझकर या फिर विलफुली जो हो ना, उसने गिवन फॉल्स एविडेंस दे दिए, या फिर उसने फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस जो है, इंटेंशन क्या थी, सच एविडेंस शुड बी यूज इन द प्रोसीडिंग, ठीक है जी। ये कोर्ट ऑफ सेशन या फिर जेएमआईसी बोल रहे हैं, उनका ओपिनियन है ये। इफ सेटिस्फाइड, अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं कि यह जरूरी है और एक्सपीडिएंट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है कि विटनेस शुड बी ट्राइड समनली, कि भाई साहब जो ये विटनेस आएगा, जो ये इस तरीके से झूठ बोल के गया है, ठीक है जी, उसके ऊपर एक समरी ट्रायल चलना चाहिए, अंडरलाइन करो, ट्राइड समरली फॉर गिविंग और फैब्रिकेटिंग एज द केस में बी फॉल्स एविडेंस, टेक cognizance of the offense and may after giving offender reasonable opportunity of showing cause why he should not be punished as offense, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ, सीधा सिंपल, और फाइन टू विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपीज, इम्प्रिजमेंट कितनी रहेगी, जो 3 महीने तक की बढ़ सकती है इस केस के अंदर, ठीक है जी, और जो फाइन है वो 1000 रुपए तक बढ़ सकता है, या फिर दोनों के दोनों हो सकते हैं। समरी प्रोसीजर कौन सा? समरी ट्रायल वही जो प्रोसीजर बताया गया है आपको। चलो जी आगे आ जाओ। चलो जी तीसरा पढ़ लो। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये 383 का प्रोसीजर ना चला के 379 का प्रोसीजर चलाया जाए, ठीक है ना, तो वो भी चला सकते हैं, ठीक है जी, बस इतनी सी बात है, आगे आ जाओ। नेक्स्ट नहीं करना है।
Implement committee को person refusing to answer a document. ये देख लो जरा, 388 इम्प्रिजनमेंट और कमिटल ऑफ पर्सन, यदि वो रिफ्यूज कर देता है जवाब देने से या फिर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से, देखो उसको कस्टडी में भेजा जा सकता है। ठीक है जी, नो एक्सीडिंग 7 डेज, सिर्फ इतना अंडरलाइन कर लो, बस काफी रहेगा इसके अंदर। सीधा जजमेंट पे आ जाओ। जजमेंट कौन से चैप्टर में हो रही है? जजमेंट हो रही है भाई साहब आपकी 29 चैप्टर में, ठीक है जी, 392 के अंदर। चलो जी, देखो जी, जजमेंट जो है वो प्रोनाउंस करी जाएगी ओपन कोर्ट के अंदर। कैसे? बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा, इमीडिएटली आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल और एट सम सब्सिक्वेंट टाइम, या सो उसी समय या फिर कुछ समय के बाद। नॉट लेटर देन 45 डेज, अंडरलाइन करो, 45 डेज आ गया है, ठीक है जी, स्पेसिफिक टाइम पीरियड आ गया है, पहले टाइम पीरियड नहीं था। ऑफ विच नोटिस शेल बी गिवन टू द पार्टीज और देयर एडवोकेट, जिसका प्रायर नोटिस दिया जाएगा पार्टी को और उनके एडवोकेट को। या फिर कैसे करेंगे ये काम? डिलीवरी करके होल ऑफ द जजमेंट, बाय रीडिंग आउट द होल ऑफ द जजमेंट, या फिर रीडिंग आउट द ऑपरेटिव पार्ट ओनली ऑफ द जजमेंट एंड एक्सप्लेनिंग द सब्सटेंट ऑफ द जजमेंट इन ए लैंग्वेज व्हिच इज अंडरस्टूड बाय द अक्यूज्ड और हिज एडवोकेट। ठीक है जी, इस हिसाब से होगा ये काम सारा का सारा। नंबर 2, जहां पर जजमेंट डिलीवर करी जा रही है अंडर क्लोज ए ऑफ सबसेक्शन 1, द प्रिजाइडिंग ऑफिसर शैल कॉज इट टू बी टेकन डाउन इन शॉर्ट हैंड। ठीक है जी, तो शॉर्ट हैंड में वो बेसिकली लिखी जाएगी, उसको टाइप करवाएंगे, साइन करवाई जाएगी, ट्रांसक्रिप्ट जो भी आएगी टाइप करके। एवरी पेज, हर पेज के ऊपर साइन होगा, एज सुन एज इट इज मेड रेडी एंड राइट ऑन इट डेट ऑफ द डिलीवरी ऑफ द जजमेंट। इसके ऊपर कौन सी तारीख लगेगी? डिलीवरी वाली, यानी कौन सी? जो ओपन कोर्ट में जिस दिन प्रोनाउंस हुआ था वो वाली डेट लगेगी। ठीक है जी, बस इतना पढ़ लो इसमें। पांचवा देख लो, इफ अक्यूज इन कस्टडी ही शैल बी ब्रोट अपॉन टू हियर द जजमेंट प्रोनाउंस ईदर इन पर्सन और थ्रू ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस। ठीक है जी, चलो जी आगे आ जाओ। उसको बुलाया जाएगा, ध्यान रखना, या फिर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू ये काम करवा देंगे। छठा देख लो, यदि अक्यूज इज नॉट इन कस्टडी, अगर वो कस्टडी में नहीं है, ही शैल बी रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू अटेंड, उसको आना पड़ेगा कोर्ट में। सुनवाई कौन सी है? जजमेंट की। चलो जी, एक्सेप्ट उन केसेस को छोड़कर जहां पर्सनल अटेंडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल हैज बीन डिस्पेंस्ड विद, पर्सनल अटेंडेंस से छुट्टी मिली हुई उसको, या फिर सेंटेंस इस प्रकार का है कि उसको तो एक्विटल मिलने वाली है। ठीक है ना, स्टार लगा लेना 6 के ऊपर। लास्ट प्रोविजन देख लो इसका, नंबर 7, नो जजमेंट डिलीवर्ड बाय एनी क्रिमिनल कोर्ट शैल बी डीम्ड टू बी इनवैलिड बाय रीजन ओनली ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टी और इज एडवोकेट। उस दिन, जिस दिन और या उस स्थान पर जो भी नोटिफाई करवाया गया है डिलीवरी के समय, देयर ऑफ और एनी ओमिशन, या फिर कोई दूसरी भूल जो कि सीवियर और डिफेक्ट इन सर्विंग ऑन दी पार्टीज और देयर एडवोकेट और एनी ऑफ देम, द नोटिस ऑफ सच डेट ऑफ प्लेस। ध्यान रखना, सिर्फ इस कारण से कोई जजमेंट जो है इनवैलिड नहीं हो जाएगी भाई, नोटिस नाटिस नहीं दिया ढंग से, बस सिंपल सी बात। आगे आ जाओ, सिर्फ हेडिंग देख लो, लैंग्वेज एंड कंटेंट ऑफ द जजमेंट 393 है। ठीक है जी, 392 में जजमेंट है, 393 के अंदर जो उसकी लैंग्वेज है। ठीक है जी, फिर इसका पांचवा देख लो भैया, when any person is sentenced to death, the sentence shall direct that he be hanged by the neck till his death। ठीक है जी, ये स्टार लगा लेना, इस पे पूछेंगे तो यही पूछ लेंगे, इसमें बाकी नहीं पूछेंगे। आओ जी, ऑर्डर टू पे कंपनसेशन 395 पढ़ लेते हैं। जब कोई कोर्ट इम्पोज करता है कोई सेंटेंस किसी चीज का, फाइन का, या फिर सेंटेंस इंक्लूडिंग सेंटेंस ऑफ डेथ, डेथ सेंटेंस इंक्लूडिंग, यानी सारे के सारे सेंटेंस आपके, ऑफ विच फाइन फॉर्म्स ए पार्ट, जिसका पार्ट है क्या? फाइन। द कोर्ट में व्हेन पासिंग द जजमेंट ऑर्डर द होल और एनी ऑफ द पार्ट ऑफ फाइन रिकवर टू बी अप्लाइड। ठीक है जी, ऑर्डर कर देगा कैसे कैसे रिकवर करवाना है। कैसे? इन डिफरिंग द एक्सपेंसेस प्रॉपर्ली इनकर्ड इन द प्रोसिक्यूशन। ठीक है जी, अगर कोर्ट बोले कि भाई जो विक्टिम आया है उसको खर्चा दिलवाना है, ठीक है, तो ये जो तू फाइन दे रहा है उसको एज ए खर्चे के रूप में दे दे, इन द पेमेंट ऑफ एनी पर्सन ऑफ कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय द ऑफेंस, जब कंपनसेशन इज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट रिकवरेबल बाय सच पर्सन इन ए सिविल कोर्ट। ठीक है जी, सिंपल सी बात है, किस हिसाब से सिविल कोर्ट के जैसे रिकवर करवा लेंगे। ठीक है जी, आगे आ जाओ।
इसका नंबर 4 देख लो। चलो, कोई भी ऑर्डर रहेगा इस सेक्शन के अंदर, ऑल्सो मेड बाय एन अपीलेट कोर्ट और बाय हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है जी, सिर्फ रिवीजन को अंडरलाइन कर लेना काफी है। आगे आ जाओ। विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। देखो जी, हर स्टेट गवर्नमेंट इन कोऑर्डिनेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रिपेयर, एक स्कीम प्रिपेयर करेगी फॉर प्रोवाइडिंग फंड्स for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, जिसको रिहेबिलिटेशन की पुनरावास की जरूरत है। ठीक है जी। और जिसका नुकसान हुआ। नंबर 2, जब कभी भी एक रिकमेंडेशन बनाई जाती है बाय द कोर्ट ऑफ कंपनसेशन, द डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, अंडरलाइन कर लो डीएलएसए, या फिर स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एसएलएसए, एज द केस में बी, शेल डिसाइड द क्वांटम ऑफ, क्वांटम डिसाइड करेगी किसका, कंपनसेशन का, टू बी जो अवार्ड करना है अंडर द स्कीम रेफर टू इट बाय सबसेक्शन 1। नंबर 3, यदि ट्रायल कोर्ट एट द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल यदि सेटिस्फाई हो जाए कि कंपनसेशन जो है अवार्ड किया गया 395 वो एडिक्वेट नहीं है रिहेबिलिटेशन के लिए, और जहां पर केस एक्विटल के अंदर बदल गया है या फिर डिस्चार्ज कर दिया है, ठीक है जी, और विक्टिम जो है उसको रिहेबिलिटेशन की आवश्यकता है, इट में मेक रिकमेंडेशन फॉर द कंपनसेशन। तो उन केसेस के अंदर, जिन केसेस के अंदर अक्यूज को बेसिकली एक्विट करा जा रहा है, डिस्चार्ज करा जा रहा है, तो भी कोर्ट बेसिकली बोल सकती है कि भाई कंपनसेट करो किसको, विक्टिम को। जहां पर ऑफेंडर इज नॉट ट्रेस, ऑफेंडर का पता ही नहीं है या फिर आइडेंटिफाइड नहीं है, ना मालूम है, अज्ञान, मत क्या अज्ञान करूं, अजान है वो, अनाम है, ठीक है जी, बट द विक्टिम इज आइडेंटिफाइड, लेकिन विक्टिम की पहचान हो चुकी है, और जहां पर कोई ट्रायल ही नहीं चला है, विक्टिम या फिर उसके डिपेंडेंट तो एप्लीकेशन लगा सकते हैं स्टेट के पास या डीएलएस अथॉरिटी के पास, किस लिए, कंपनसेशन के लिए। ऑन रिसीविंग सच रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन आने के बाद, एप्लीकेशन आने के बाद, एसएलएस से शेल आफ्टर ड्यू इंक्वायरी, अंडरलाइन करो, इंक्वायरी करेगी एसएलएस से, अवार्ड कर देगी एडिक्वेट जितना भी कंपनसेशन बनेगा, कैसे, बाय कंप्लीटिंग दी इंक्वायरी विद इन 2 महीने, अंडरलाइन करो 2 महीने के अंदर अंदर जितना भी पैसा बनता है वो दे देंगे उसको। चलो जी, दस, एसएलएस से एज द केस में बी टू alleviate the suffering of the victim may order for immediate first aid facility, yes, जो एसएलएस है वो बेसिकली फर्स्ट एड का खर्चा भी उसके अंदर जोड़ सकती है, बस इतनी सी बात है। ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम्स 397, ध्यान रखना 396 से शुरू हो जाता है विक्टिम स्कीम्स का, ठीक है ना, कंपनसेशन की स्कीम विक्टिम के लिए। अब देखो सीधी सिंपल सी बात है, सारे के सारे हॉस्पिटल आते हैं, पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक है जी, या फिर गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हो, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, लोकल बॉडीज के द्वारा, या एनी अदर पर्सन के द्वारा, वो इमीडिएटली प्रोवाइड करेंगे फर्स्ट एड और मेडिकल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसको, विक्टिम ऑफ एनी ऑफ द ऑफेंस, जो ये वुमन वाले हैं, ठीक है जी, और अंडर ये अपना पोक्सो वाले हो चुके हैं, ठीक है जी। एंड शेल, अंडरलाइन करो शेल को, इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ सच इंसिडेंट, और हॉस्पिटल से ही रोका चला जाएगा कहाँ, थाने में। 398, विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम। Every state shall prepare and notify a witness protection scheme for the state with a view to ensure protection of the witness। सीधी सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही बात है। कंपनसेशन टू द पर्सन ग्राउंडलेसली अरेस्टेड, अंडरलाइन करके स्टार लगा लेना। तो वो वाले बंदे जिनको गलत तरीके से अरेस्ट कर लिया गया, ग्राउंडलेसली अरेस्ट कर दिया गया। आओ जी, जहां पर कोई बंदा कोजी से पुलिस ऑफिसर के वो अरेस्ट कर ले किसी दूसरे बंदे को, या और ये अपीयर होता है मजिस्ट्रेट को जिसके द्वारा ये केस की सुनवाई करी जा रही है कि यह है सफिशियंट ग्राउंड नहीं था अरेस्ट करने के लिए, तो अब मजिस्ट्रेट जो है अवार्ड करेगा कंपनसेशन नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपया, अंडरलाइन 1,000 रुपया, टू बी पेड बाय द पर्सन सो कोजिंग द अरेस्ट, उसने उस बंदे से कंपनसेशन दिलवाया जाएगा जिस बंदे ने अरेस्ट कोज करवाई है, टू द पर्सन सो अरेस्टेड फॉर हिज लॉस ऑफ टाइम एंड एक्सपेंसेस इन द मैटर एज द मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। इन सच केसेस, इन केसेस के अंदर, इफ मोर पर्सन देन वन आर अरेस्टेड द मजिस्ट्रेट में थिंक्स फिट, ठीक है जी, सभी को 1,000 रुपये दिलवा देगा, नॉट एक्सीडिंग 1,000 रुपीज। नंबर 3, ऑल कंपनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन में बी रिकवर्ड एज इफ, वैसे ही रिकवर करे जाएंगे जैसे कि फाइन रिकवर करवाया जाता है। इफ ही कैन नॉट बी सो रिकवर्ड द पर्सन बाय whom इट इज पेबल शैल बी सेंटेंस्ड टू सिंपल इम्प्रिजनमेंट, अंडरलाइन करो।
फॉर अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 30 दिन, ठीक है जी, एज द मजिस्ट्रेट डायरेक्ट अनलेस सच सम इज सूनर पेड, जब तक कि ये पे ना हो जाए सबसे पहले। ऑर्डर टू पे कॉस्ट इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस, यस, सिर्फ हेडिंग से कर लो, नॉन कॉग्निजेबल केसेस के अंदर कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि भाई कॉम्पनसेशन पे कर दे, ठीक है जी। आओ जी, स्टार लगा लो 401 पे। ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और अफेक्ट एडमोनिशन, ठीक है जी, किसी किसी बंदे को चेतावनी देकर किसी किसी बंदे को बेसिकली एडमोनिशन या फिर प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाता है। किस किस को छोड़ा जाएगा, हाउस एक बार पढ़ लेते हैं। जहां पर कोई बंदा नोट अंडर 21 ईयर ऑफ एज, जो 21 साल से ज्यादा का नहीं है, 21 साल का ज्यादा का नहीं है, ऑफ एज, कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस जो कि पनिशेबल है विद फाइन ओनली और विद इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म ऑफ 7 साल और लेस, और व्हेन, जब कभी भी पर्सन इज अंडर 21 ईयर ऑफ एज, ठीक है जी, या फिर वो वुमन है या फिर वो कन्विक्टेड है ऑफ एन ऑफेंस नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव। देखो जी, अगर 21 साल से ऊपर का है तो 7 साल, 7 साल से कम तक की सजा है या फिर फाइन की सजा है। 21 साल तक का बंदा है, सीधी सिंपल सी बात है, 21 साल से कम का बंदा है तो डेथ, लाइफ वाले, ठीक है जी, ऑफेंस नहीं होने चाहिए और प्रीवियसली कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए। और कोर्ट के सामने अपील होता है जिसके सामने ये कन्विक्टेड बंदा लेकर आया गया है, रिगार्डिंग बीइंग हैड एज, ठीक है जी, भाई देखो जमाने का जोश भी था, करेक्टर, भाई देखो करेक्टर भी ऐसा ही था, एंटीसीडेंट हाव भाव भी ऐसे थे, काम कर्म कांड भी ऐसे थे, किसके ऑफेंडर के। और ये जो सर्कमस्टांसिस थे ना जिनके अंदर ऑफेंस कमिट हुआ है, दैट इट इज एक्सपीडिएंट, ऐसा जरूरी है कि दैट द ऑफेंडर शुड बी रिलीज्ड ऑन प्रोबेशन, के उस बंदे को रिलीज कर दिया जाए प्रोबेशन, किस लिए, गुड कंडक्ट में। कोर्ट उसको बोलेगी देख, अगर तेरा बिहेवियर अच्छा होगा तो तेरे को हम छोड़ देंगे। सीधी सिंपल सी बात है, मान लो कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे को बेसिकली कोर्ट के सामने या कोर्ट के सामने ले जाकर उसको उसको जेल के अंदर ले जाके उसका भविष्य खराब नहीं करेंगे। अभी तो बिल्कुल कच्चा सा अपराधी है, हो सकता है उसने मजबूरी के अंदर कोई ऑफेंस कर दिया हो, ठीक है ना, इसलिए उसको ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, उसको सिंपल प्रोबेशन पर छोड़ दिया जाएगा। प्रोबेशन पर छोड़ने का मतलब सिंपल होता है कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता है, जो क्या कहूँ, मतलब जुवेनाइल कहूँ उसको या फिर कहूँ कि भाई जोश में होश खो देने वाला। ध्यान रखना, हम किसी मैच्योर बंदे की बात नहीं कर रहे हैं, देखो ना, हालांकि स्पेसिफिक 21 साल तक की उम्र लिखी गई है लेकिन वो खास एज नहीं होती है बेसिकली, जोश में होश खो देने वाली उम्र होती है। तो क्या होता है, एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो है अपॉइंट कर दिया जाता है, जो उसको रिहेबिलिटेट करने में मदद करेगा, उसको काम धंधा ढूंढने में मदद करेगा, ठीक है जी, और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के जो है, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाएगा, रिपोर्ट बना के वो कोर्ट में उसको लेके जाएगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, किसी भी पहली बार के अपराधी को और मजबूरी में जो अपराध कोई कर देगा और उसकी उम्र यदि 21 साल से कम की है तो उसको जेल नहीं भेजेगी, बाल सुधार गृह के अंदर भेज देंगे। बट ध्यान रखना, बाल सुधार गृह के अंदर कोई 5-6 साल रखने का प्रोविजन नहीं होता है, उसके अंदर सिर्फ विजिट्स होती है, ठीक है ना। जैसे कि निर्भया का केस का जो मेन अक्यूज था वो जुवेनाइल, अपने आप को उसने प्रूव कर दिया, बाकी सबको तो फांसी की सजा होगी, कुछ ने आत्महत्या कर ली, ठीक है जी। अब उसको सिर्फ 3 साल तक के लिए बाल सुधार गृह के अंदर बेसिकली रखा गया। किस हिसाब से रखा गया, पहले तो 3-4 महीने सिर्फ ये बोल के भाई इसकी दिमागी हालत जो है गड़बड़ हो चुकी है, ठीक है ना, तो ये जो उसमें साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट था उसने रखा उसको अपनी देख रेख में 3 महीने तक, तब वो वहां रहा है, ठीक है जी। फिर उसके बाद उसकी विजिट होती रही है टाइम में, ठीक है जी। एक प्रोबेशनरी ऑफिसर जो अपॉइंट कर दिया, जैसे ही दिल्ली के अंदर कदम रखता था वो सीधा प्रोबेशनरी ऑफिसर को कॉल करता था, जी मैं आ गया, ठीक है जी। फिर जब कभी अपने वहां बिहार में अपने गांव में अपने एरिया में जाता तो वहां के लिए भी एक प्रोबेशनर जो है ऑफिसर अपॉइंट कर दिया जाता था, बेसिकली एक पुलिस वाला ही होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है जी। चलो, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ सेंटेंसिंग हिम, सेंटेंस देने के बजाय एट वंस, एक ही समय पर, टू एनी पनिशमेंट, डायरेक्ट कर देंगे कि उसको रिलीज कर दो ऑन हिज एंट्री इनटू ए बॉन्ड, बॉन्ड और बेल बॉन्ड भरवा के, किस लिए, ताकि अपीयर हो जाए जब कभी भी उसको बुलाया जाए, ठीक है जी, किस लिए, ताकि वो सेंटेंस रिसीव कर सके। अभी इसको सेंटेंस नहीं देंगे, व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 इयर्स, ठीक है जी, 3 साल तक के लिए, ये जो बॉन्ड का पीरियड है अंडरलाइन कर लेना, 3 साल तक का होता है। as the court may direct and the meantime to keep the peace and be of good behavior, और तब तक के लिए उसको शांति बनाए रखनी है और अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखना है, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि any first offender is convicted by the magistrate of the second class not specially empowered by the high court and the magistrate is the opinion that the power conferred by this section should be exercised
कोई JM2C के सामने केस आया है, ठीक है, JM2C कैसा है, उसके पास पावर नहीं है, कौन सी सेक्शन 401 की पावर नहीं है, तो और उसका ओपिनियन क्या है कि भाई इस सेक्शन के अंदर जो है सुनवाई हो जाएगी तो अच्छा हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, ही शैल रिकॉर्ड कर देगा अपना ओपिनियन टू दैट इफेक्ट और सबमिट कर देगा प्रोसीडिंग को मजिस्ट्रेट JMIC के पास, फॉरवर्डिंग दी अक्यूज, और अक्यूज को भी फॉरवर्ड कर देगा, और टेकिंग बेल फॉर हिज अपीयरेंस, या फिर बेल ले लेगा बिफोर जज मजिस्ट्रेट हु शैल डिस्पोज ऑफ द केस, जो भी मैनर सबसेक्शन 2 के अंदर बताया गया। हाँ जी, जहां पर प्रोसीडिंग आर सबमिटेड टू द JMIC एज प्रोवाइडेड बाय सबसेक्शन 1, सच मजिस्ट्रेट में देयर अपॉन पास सच सेंटेंस और मेक सच ऑर्डर, जो भी उसको ठीक लगेगा। यदि केस हैड ओरिजिनली बीन हर्ड बाय, अगर ओरिजिनली उसके द्वारा सुना गया है और अगर उसको लगता है कि फर्दर इंक्वायरी और एडिशनल एविडेंस की जरूरत है किसी पॉइंट के ऊपर, तो क्या करेगा, ही मे मेक सच इंक्वायरी, वो फिर इंक्वायरी कर लेगा उस पॉइंट के ऊपर, और टेक सच एविडेंस, वो वाले एविडेंस ले लेगा खुद, या फिर डायरेक्ट कर देगा कि इंक्वायरी और एविडेंस कलेक्ट करवा दो। ठीक है जी, और स्पेसिफिक पे आ जाओ, स्टार लगा लो 3 के ऊपर। इन केस इन विच द पर्सन इज कन्विक्टेड ऑफ थेफ्ट अंडरलाइन, थेफ्ट इन बिल्डिंग अंडरलाइन, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन अंडरलाइन, चीटिंग अंडरलाइन, और एनी ऑफेंस अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 अंडर पनिशेबल विद नॉट मोर देन 2 years, अंडरलाइन कर लो, नॉट मोर देन imprisonment or any offense punishable with fine only and no previous conviction is proved। देखो इसके अंदर एज नहीं लिखी रखी है, ठीक है ना, एज का जिक्र बात बीच में आएगा। प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है, इज प्रूव्ड अगेंस्ट हिम द कोर्ट बिफोर व्हिच ही इज सो कन्विक्टेड इफ इट थिंक्स फिट। और किस किस चीज का रिगार्ड रखेंगे, उसकी उम्र का लिहाज रखेंगे, उसके करेक्टर का लिहाज रखेंगे, एंटीसीडेंट का लिहाज रखेंगे, फिजिकल और मेंटल कंडीशन का हिसाब किताब रखेंगे, एंड टू द ट्रिवियल नेचर, और ट्रिवियल तुच्छ नेचर ऑफ द ऑफेंस का भी ध्यान रखेंगे, और एनी एक्सटेन्युएटिंग सर्कमस्टांसेस, कोई बाह्य सर्कमस्टांसेस मूर्ख जितने भी रहते हैं आसपास के, उनका ध्यान रखेंगे। अंडर विच द ऑफेंस वाज कमिटेड, जिसके अंदर ये ऑफेंस कमिट किया गया है, इंस्टेड ऑफ सेंटेंसिंग हिम, उसको सेंटेंस देने के बजाय क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। ये लो जी, सिर्फ ड्यू एडमोनिशन, यानी सिर्फ चेतावनी देकर। ड्यू एडमोनिशन कहाँ आया, 3 के अंदर आया, ऊपर क्या था, सीधा सिंपल गुड बिहेवियर का रखने के ऊपर, और उसको रिलीज कर देते हैं, ठीक है, कि बाद में आके रिसीव कर लेना सेंटेंस। 3 के अंदर तो सीधा सिंपल ड्यू एडमोनिशन, चेतावनी दी और छोड़ दिया। क्या किया, दारू पी के इंजीनियर दंपत्ति उड़ा दिए, और ले, क्या हुआ, अमीर आदमी है वो, ले एक काम कर, बाद में ऐसा काम नहीं करना, ठीक है ना, चलो 300 वर्ड का ऐसे लिखो, ओके, बी ए गुड बॉय, वो बोलेगा हाँ, ठीक है ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन पर रिलीज करते हैं। बट ध्यान रखना ऑफेंस स्पेसिफिक है। An order under this section may be made by the appellate court or by the high court or court of session जब exercising its power of revision, ठीक है जी, ये ऐसे रिवीजन के समय भी ये पावर, ये जो प्रोविजन है ये यूज किए जा सकते हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ, पांचवा पढ़ लो। जब कोई भी ऑर्डर बनाया जाता है इस सेक्शन के अंदर इन रिस्पेक्ट टू एनी ऑफेंडर, द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अंडरलाइन बोथ ऑफ द कोर्ट में ऑन अपील, अपील पर, जहां पर देर इज राइट टू अपील टू सच कोर्ट और व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन, या फिर रिवीजन के समय सेट असाइड सच ऑर्डर, यस ये वाली कोर्ट सेट असाइड कर सकती है ऑर्डर, इन ल्यू देयर ऑफ पास सेंटेंस, और ये ऑर्डर को रद्द करके सीधा सिंपल सेंटेंस पास कर सकती है ऑन सच ऑफेंडर्स अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ जो भी रहे। परंतु यह बता दिया जाता है कि ये हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन शैल नॉट अंडर दिस सबसेक्शन इन्फ्लिक्ट ए ग्रेटर पनिशमेंट, ग्रेटर पनिशमेंट, बड़ी पनिशमेंट नहीं डालेंगे, दैट माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय द कोर्ट बाय व्हिच ऑफेंडर वाज कन्विक्टेड, यस, उन कोर्ट की पावर से ज्यादा की पनिशमेंट नहीं देंगे बेसिकली इनको। ठीक है जी, आगे आ जाओ, आ जाओ जरा, हाँ 8 देख लो। यदि कोर्ट जिसने कन्विक्ट किया है ऑफेंडर को, या फिर कोर्ट विच कुड हैव डेल्ट विद द ऑफेंडर रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल ऑफेंस, यदि सेटिस्फाई हो जाती है कि ऑफेंडर हैज फेल्ड टू ऑब्जर्व एनी ऑफ द कंडीशन, जो भी प्रोबेशन की कंडीशन थी, ठीक है जी, वो फेल हो गया है, ठीक है जी, ऑफ हिज रिकॉग्निजेंस, ठीक है जी, इट में इशू ए वारंट फॉर हिज एप्रीहेंशन, सीधा सिंपल, अरेस्ट नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, वारंट फॉर हिज एप्रीहेंशन, उसकी धरपकड़ की वारंट इशू कर। देखो ये रहा, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 और प्रोबेशनरी ऑफेंडर एक्ट 1958, ये जो है इनकी भी सहायता ली जाती है।
जुवेनाइल जस्टिस के अंदर भी बेसिकली ऑफिसर अपॉइंट होता है और बच्चों की देखभाल के लिए, और प्रोबेशन ऑफिसर के तो मैंने आपको बता ही दिया, एक पुलिस वाले को प्रोबेशन का भी काम दे दिया जाता है। प्रोबेशन का मतलब होता है देख रेख करना। ठीक है जी, ये किस लिए होता है? ट्रीटमेंट के लिए, ट्रेनिंग और रिहेबिलिटेशन, किसका? जो यूथफुल ऑफेंडर्स होते हैं, जो छोटे ऑफेंडर्स होते हैं एज में, ठीक है जी, उनके। तीन सौ इकसठ पढ़ने की जरूरत, 402 पढ़ने की जरूरत नहीं है। 403 पे आ जाओ। कोर्ट नोट टू अल्टर जजमेंट से प्रोवाइडेड बाय द संहिता और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। नो कोर्ट व्हेन इट हैज साइंड अपनी जजमेंट, अगर एक बार जजमेंट साइन हो जाए, स्टार लगा लेना सेक्शन के ऊपर, और फाइनल ऑर्डर डिस्पोजिंग द केस शेल आफ्टर और रिव्यू द सेम एक्सेप्ट टू करेक्ट क्लरिकल और अरिथमेटिकल एरर। सिर्फ क्लरिकल गलती और अरिथमेटिकल गुणा भाग वाली गलती उनको छोड़कर ध्यान रखना, एक बार जजमेंट बन गई और साइन हो गई, फाइनल हो गई, ध्यान रखना उसके अंदर कोई चीज नहीं। सिर्फ हेडिंग से याद कर लो। ट्रांसलेशन की व्यवस्था 405 में है। चलो जी, चैप्टर 30 सबमिशन। एक सेक्शन किया था हमने जिसके अंदर सेशन कोर्ट को बेसिकली डेथ सेंटेंस तक देने की पावर थी, ठीक है जी, लेकिन क्या था, कंफर्म करानी पड़ेगी। ध्यान रखना, चैप्टर 30 के अकॉर्डिंग कंफर्म होगा। सेंटेंस ऑफ डेथ टू बी सबमिटेड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और कंफर्मेशन। ध्यान रखना, 407 के अंदर सेशन जज साहब ने टू बी टिल डेथ करके पेन तोड़ दिया, वो बेसिकली सिर्फ बताने के पर्पज से। ठीक है जी, पेन तोड़ दिया है। वो करने के बाद जो है सीधी फाइल बनेगी, फाइल बनने के बाद अलोंग विद द जजमेंट जो भी सेंटेंस है, ठीक है जी, हाई कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा। किस लिए? कि भाई इसको कंफर्म कर दो। ध्यान रखना, सेशन कोर्ट तब तक ब्लैक वारंट साइन नहीं करेगी, डेथ वारंट साइन नहीं करेगी, जब तक कंफर्म होकर हाई कोर्ट से वो आ ना जाए। डन है? चलो, ये जो फाइल जा रही है हाई कोर्ट, ये 407 के अकॉर्डिंग जा रही है। ठीक है जी। 408 में क्या हो रहा है? पावर टू डायरेक्ट फॉर द इंक्वायरी टू बी मेड और एडिशनल एविडेंस टू बी टेकन। यस, हाई कोर्ट को सबमिट हो चुकी है वो फाइल। हाई कोर्ट को लगता है कि एक एडिशनल इंक्वायरी करनी चाहिए, एडिशनल एविडेंस लेने चाहिए, टेक अपॉन एनी पॉइंट बीरिंग अपॉन द गिल्ट और इनोसेंट ऑफ द कन्विक्शन। ठीक है जी, अपने को एविडेंस लेने चाहिए, एक बार सोचना समझना चाहिए। ठीक है जी, अनलेस द हाई कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट द प्रेजेंस ऑफ द कन्विक्टेड बंदे को आने की जरूरत नहीं है, जब तक कि हाई कोर्ट उसको बोलना देखे भाई तेरे को आना पड़ेगा। 409, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू कंफर्म द सेंटेंस। यस, कंफर्म 409 में हो रहा है, फाइल 407 में जा रही है, ध्यान रखना। ठीक है जी, 409 के अंदर हाई कोर्ट कंफर्म कर रही है। अगर कोर्ट को कंफर्म करना है तो लेट्स से हाई कोर्ट ने जो भी एडिशनल एविडेंसेस वगैरह लिखे लिए, ठीक है जी, और इंक्वायरी वगैरह करी, तो उसके अंदर क्या है, इनोसेंस प्रूव हो गई है। अगर हाई कोर्ट चाहे तो कंफर्म करने की बजाय सीधा एक्विट भी कर सकती है उस बंदे को। क्या क्या कर सकती है कोर्ट? आओ जरा एक बार देख लेते हैं। मे कंफर्म द सेंटेंस, कंफर्म कर सकती है सेंटेंस को। ठीक है जी, एनी सेंटेंस वारंटेड बाय लॉ। चलो जी, मे एनल, एनल कर सकती है, कन्विक्शन को रद्द कर सकती है, या फिर कन्विक्ट कर सकती है उस अक्यूज बंदे को किसी भी ऑफेंस में विच द कोर्ट ऑफ सेशन माइट हैव कन्विक्टेड, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन को उसको कन्विक्ट करना चाहिए था। या फिर सीधा सिंपल न्यू ट्रायल के लिए बोल सकती है हाई कोर्ट। किसके ऊपर? ऑन अमेंडेड चार्ज के ऊपर। चार्ज अमेंड कर दिया हाई कोर्ट ने, ठीक है जी, और इन चार्ज को अमेंड करने के बाद बेसिकली सेशन कोर्ट के पास फाइल वापस भिजवा दी है कि नया ट्रायल चलाई जी इसके ऊपर। या फिर एक्विट भी कर सकती है उस बंदे को, provided that no order of confirmation shall be made under this section until, जब तक कि पीरियड अलाउड फॉर दी रेफरिंग एन अपील हैज एक्सपायर, जब तक ये अपील का जो पीरियड एक्सपायर ना हो जाए, बस इतना है, कंफर्म करने की वो आवश्यकता नहीं बाकी। 410, कंफर्मेशन ऑफ न्यू सेंटेंस टू बी साइंड बाय टू जजेस। ठीक है जी, जो भी नया सेंटेंसेस होगा तो एटलीस्ट बाय टू जजेस के द्वारा साइन किया जाएगा, कंफर्म होगा। 411 को छोड़ दो, प्रोसीजर इन केस सबमिट टू द हाई कोर्ट फॉर कंफर्म। अब देखो, सीधी सिंपल सी बात है, कोर्ट ने जो भी अपनी रिपोर्ट बनाई है, हाई कोर्ट ने, या फिर कंफर्म वगैरह किया है, तो सीधा सिंपल हाई कोर्ट अटेस्ट करवा देंगे उसको, और साइन करवा के सीधा कोर्ट ऑफ सेशन को फाइल वापस भिजवा दी जाएगी। चलो जी, आगे आ जाओ। सीधा अपील के ऊपर आ जाओ। देखो अपील का जो अपने
बेसिकली पीपीसा या फिर अपना एडीए का जो है उसमें नहीं बनता है इतना चांसेस, लेकिन ये है कि हम रिस्क नहीं लेंगे, हम इसको मोटा मोटा निपटा लेंगे। देखो जी, हेडिंग पढ़ दो। 413 से अपील। नो अपील लाई अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। पहला रूल ये है कि जब तक आपको बेरेक्ट नहीं बताएगा कि पर्टिकुलर काम के अंदर अपील है या नहीं है, तब तक आप खुद से बना के ठीक है जी अपील नहीं करेंगे, आप सोचेंगे भी। ध्यान रखना, चाहे अपील सिविल हो चाहे अपील क्रिमिनल हो, सिविल का सीपीसी आपको बताता है कि किन सेंटेंसेस, किन सेंटेंस बोल रहा हूँ सीपीसी के अंदर, किन ऑर्डर जजमेंट के अगेंस्ट में अपील जाएगी। अगर हम क्रिमिनल की बात करेंगे तो पहले सीआरपीसी बताता था, लेकिन अब कौन बताता है, अब बीएनएसएस बताता है, ठीक है जी। वो वाले ऑर्डर, वो वाले सेंटेंस, ठीक है जी, जिसके अंदर चाहे डेथ सेंटेंस हो या फिर एक्विटल वाला जो कोई ऑर्डर या फिर जजमेंट हो, ठीक है जी, सारे के सारे जो है उनके खिलाफ अपील चली जाएगी। बट बी स्पेसिफिक, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है। कोई भी अपील लाई नहीं होगी किसी भी जजमेंट या ऑर्डर से क्रिमिनल कोर्ट के, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाय एनी बाय दिस संहिता और बाय एनी लॉ फॉर द टाइम। ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है, विक्टिम, अंडरलाइन करो, नया प्रोविजन है, शैल हैव राइट टू प्रेफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट एक्विटिंग द अक्यूज। अगर कोर्ट ने एक्विट कर दिया अक्यूज को तो विक्टिम के पास पर से राइट आ जाता है। या फिर कन्विक्टिंग, उसको कन्विक्ट कर दिया है एक लेसर ऑफेंस के लिए, या फिर इम्पोज करती है एक अपर्याप्त कंपनसेशन, एंड सच अपील शेल लाई टू द कोर्ट। और यह जो अपील है लाई होगी उस कोर्ट को टू विच अपील ऑर्डिनरली लाई होती है अगेंस्ट द कन्विक्शन। जो जनरल अपील जाती है उसी के अंदर इसकी अपील चली जाएगी। 414 अपील फ्रॉम, appeal from orders requiring security or refusal to accept or rejecting surety for keeping peace or good behavior। 414 के अंदर सिर्फ हेडिंग से पढ़ लो काफी है, इनकी अपील ही चली जाएंगी, ठीक है जी। 415 अपील फ्रॉम द कन्विक्शन। एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन a trial held by the high court in its extraordinary original criminal jurisdiction में अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल सही बात है जी, अगर हाई कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। एनी पर्सन कन्विक्टेड बाय द ट्रायल हेल्ड बाय द सेशन जज या फिर एडिशनल सेशन जज, तो कहाँ जाएगी, हाई कोर्ट में चली जाएगी अपील। सेव otherwise provided in subsection 2, any person convicted of on a trial by magistrate of first class or second class or sentenced under section 364 और in respect of whom कोई भी ऑर्डर या फिर सेंटेंस बनाया गया है अंडर सेक्शन 401 बाय मजिस्ट्रेट के द्वारा में अपील कहाँ पर जा सकती है, ये अपीलें कोर्ट ऑफ सेशन में जा सकती है। और ये जहां पर अपील फाइल करी गई है ये महिलाओं के अगेंस्ट में ऑफेंसेस के लिए, ठीक है, अपील शेल बी डिस्पोज ऑफ विद इन, अंडरलाइन करो, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग सच अपील। अपील भी 6 महीने के अंदर अंदर। इनके अंदर ट्रायल कितने दिनों में होगा, ट्रायल के लिए भी हमने समय पढ़ लिया था। 2 महीने के अंदर अंदर। इसमें इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों में कंप्लीट होगी, 2 महीने के अंदर अंदर, ठीक है जी। लेट से अगर अपील आ गई है तो 6 महीने के अंदर अंदर अपील भी कर देंगे। नो अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी। देखो जी 416 प्री बार्गेनिंग में भी लिखा होता कोई अपील शपील नहीं जाएगी। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग जो सेक्शन 415 में लिखा हुआ है, जहां पर किसी अक्यूज पर्सन ने प्लीड गिल्टी कर लिया है, ठीक है जी, और उसके ऊपर उसको कन्विक्शन मिल गई है, ध्यान रखना देयर शैल बी नो अपील। तो यदि कन्विक्शन जो है हाई कोर्ट के द्वारा करी गई है, या फिर कन्विक्शन जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के द्वारा, सेकंड क्लास के द्वारा, एक्सेप्ट एज द एक्सटेंट और लीगलिटी ऑफ द सेंटेंस। यस, ध्यान रखना इसके अंदर एक्सटेंट ऑफ सेंटेंस और लीगलिटी ऑफ सेंटेंस के ऊपर जनरल अपील जा सकती है इन केसेस के अंदर, अन्यथा अपील नहीं जाएगी इसके अंदर। एक सेकेंड। आओ जी। नो अपील इन पेटी केसेस, ठीक है जी। ध्यान रखो 417 के अंदर क्या है, जो छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, पेटी ऑफेंसेस होते हैं, उसकी अपील नहीं जाती है। जहां पर एक हाई कोर्ट ने पास कर दिया ओनली सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, 3 महीने की सजा दिया हाई कोर्ट ने, भैया क्या करोगे, ले जाकर इसकी अपील। या फिर फाइन फाइन लगा दिया और वो भी 1,000 रुपए तक का, या फिर बहुत।
जहां पर कोर्ट ऑफ सेशन ने पास किया है सिर्फ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 महीने और फाइन विच में एक्सटेंडिंग 200 रुपए या फिर दोनों। जेएमआईसी ने फाइन लगा दिया है, ठीक है जी, 100 रुपए तक का, या फिर केस समरली ट्राई कर लिया है मजिस्ट्रेट ने और एक्ट अकॉर्डिंग सेक्शन 383 के कर लिया है और फाइन लगा दिया है 200 रुपए तक का, इनकी अपील नहीं जाएगी। और किन ग्राउंड पे अपील नहीं जाएगी? प्रोवाइड दैट द अपील मे बी ब्रॉट अगेंस्ट एनी सच सेंटेंस इफ अदर पनिशमेंट इज कंबाइंड विद इट, बट सच सेंटेंस शैल नॉट बी अपीलेबल मियरली ऑन द ग्राउंड कि पर्सन जो कन्विक्टेड है इज ऑर्डर टू फर्निश सिक्योरिटी, ठीक है जी, उससे सिक्योरिटी भरवा ली है। ध्यान रखना, सिक्योरिटी के बिहाफ पर कोई भी अपील नहीं जाती है, ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर के अंदर कि डायरेक्शन आ गई इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ये और सेंटेंस बना दिया उसके केस में, इसकी भी नहीं, इसकी भी अपील नहीं जाएगी। दे दैट मोर देन एक सेंटेंस ऑफ फाइन इज पास्ड, भाई एक से ज्यादा सेंटेंस पास कर दिया है फाइन का। चलो जी 418, 418 के अंदर अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंटेंस, ठीक है जी। चलो कहा? टू द कोर्ट ऑफ सेशन यदि सेंटेंस पास किया गया मजिस्ट्रेट के द्वारा, टू द हाई कोर्ट यदि सेंटेंस पास किया गया है एनी अदर कोर्ट, यानी कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा एडीजे के द्वारा पास किया गया है तो हाई कोर्ट, और कोर्ट ऑफ सेशन से नीचे कोर्ट ने पास किया है तो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर। कौन लगा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है। किस ग्राउंड पर? ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी, ठीक है जी। चलो ये फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया है, ठीक है ना, सेम चीज है। इनएडिक्वेसी के ग्राउंड पर वही कोर्ट ऑफ सेशन, मजिस्ट्रेट, हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है जी। बस ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। Based on the conviction in the cases। आगे आ जाओ नेक्स्ट, अपील इन केस ऑफ एक्विटल save as otherwise provided in subsection 2 and subject to the provision of subsection 3 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंडरलाइन करो डीएम में इन एनी केस डायरेक्ट डीपीपी साहब के वो प्रेजेंट कर देगा अपील कहाँ? कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर, जहां पर ऑर्डर ऑफ एक्विटल आ गया है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा और ऑफेंस कैसा था? कोग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस था। अंडरलाइन करो। चलो जी, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो डीएम बता दिया, स्टेट गवर्नमेंट बता दिया स्टेट लेवल के ऊपर, ठीक है जी। पीपी साहब के वो अपील करें कहाँ? हाई कोर्ट में, ठीक है जी। नोट बिंग और किसने? क्यों? क्योंकि एक्विटल का ऑर्डर पास कर दिया है किसने? कोर्ट ऑफ सेशन ने, कहा? इन रिवीजन में। चलो जी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाओ, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पीपी साहब को बोल देगी, ठीक है ना, कि कोर्ट ऑफ सेशन में चली जाएगी अपील अगर मजिस्ट्रेट साहब ने कर दिया ये काम, हाई कोर्ट में चली जाएगी अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने ये काम कर दिया है। नंबर 3 स्टार लगा लो, नो अपील टू द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल बी एंटरटेन एक्सेप्ट विद द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। यस, स्पेशली एसएलपी डालनी पड़ेगी बेसिकली। नंबर 4, यदि सच एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल इज पास इन एनी केस, जो कि कंप्लेंट के ऊपर आया था और हाई कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द कंप्लेनेंट के द्वारा इन दिस बिहाफ ग्रांट स्पेशल लीव एसएलपी फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एक्विटल, द कंप्लेनेंट मे प्रेजेंट सच एन अपील टू द हाई कोर्ट, ठीक है जी। दो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है प्रेजेंट, ठीक है जी। आ जाओ नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ, 420 पे आ जाओ। अपील अगेंस्ट कन्विक्शन बाय हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस, बिल्कुल सही बात है जी। कहाँ जाएगी? ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और क्या किया है हाई कोर्ट ने इस केस के अंदर? जहां पर हाई कोर्ट हैज ऑन अपील रिवर्स कर दिया है कोई एक्विटल को और अक्यूज को कन्विक्ट कर दिया है सेंटेंस ऑफ डेथ या फिर लाइफ के लिए या फिर इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म ऑफ 10 साल और मोर के लिए, एक्विटल को बदल दिया वैसे, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट में अपील चली जाएगी। 421 स्पेशल अपील, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस चैप्टर, जहां पर मोर पर्सन देन वन आर कन्विक्टेड। देखो जी, जब एक से ज्यादा बंदे जो है वो कन्विक्टेड है, एक सेकंड में आपको ऊपर बना के दिखा रहा हूँ। देखो जी, 1 2 3 4 5, ये 5 बंदे, ठीक है जी। इनको बेसिकली अपील डालनी है,
लेकिन जो अक्यूज नंबर 1 है, उसको छोड़कर ना अक्यूज 2, 3, 4, 5, इनके किसी के पास भी अपील का राइट नहीं है, लेकिन एक के पास है। और अगर एक अपील डाल दे तो ध्यान रखना, 2, 3, 4, 5 के पास भी स्पेशल राइट टू अपील आ जाएगा। कहाँ? 421 के अंदर। अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड। ये देखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है क्या, करा एक सेकंड। चलो ठीक है। या तो सेशन जज साहब खुद कर लेंगे या फिर एडिशनल सेशन जज से करवा लेंगे, प्रोवाइडेड दैट ये बता दिया जाता है अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन ऑफ ट्रायल हेल्ड बाय मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये सीजीएम साहब के द्वारा निपटाई जाएगी। अंडरलाइन कर लेना, स्टार लगा लेना। एक एडिशनल सेशन जज या फिर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट शेल हियर ओनली सच अपील एंड एज द सेशन जज, जो भी सेशन जज जो है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या बताएं। पिटिशन ऑफ अपील बेसिकली 423 के अंदर। सिर्फ हेडिंग से कर लो। नेक्स्ट सेक्शन में सिर्फ हेडिंग से कर लो, प्रोसीजर जब अपीलेट जेल में, और स्टार लगा लेना 424 के अंदर। तो फिर किसके थ्रू करेंगे ये? फिर जो भी जेलर होगा अपना, ऑफिसर इंचार्ज होगा, उसके थ्रू अपील लगा देगा। समरी डिसमिसल ऑफ द अपील। अपीलेट कोर्ट चाहे तो बेसिकली समरी डिस्पोजल भी कर सकती है, बस इतना काफी है। आप सीधा सिंपल नेक्स्ट सेक्शन पे आ जाओ। क्या है? प्रोसीजर फॉर हियरिंग अपील नॉट डिसमिस समरीली। नेक्स्ट पे आ जाओ। यस, पावर ऑफ द अपीलेट कोर्ट। क्या क्या पावर है, सीधा एबीसी से शुरू कर देता हूँ। इन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल, रिवर्स कर सकती है उस ऑर्डर को, ठीक है जी, और डायरेक्ट कर सकती है, फर्दर इंक्वायरी भी बनाई जाए, ठीक है जी, और दी अक्यूज को उसको रीट्राई भी करवा सकती है, कमिट फॉर ट्रायल भी कर सकती है। या एक सेकंड। हम्म, हम्म, बाप रे। हाँ, बी, यदि अपील आई है किससे, कन्विक्शन से, तो रिवर्स कर सकती है फाइंडिंग और सेंटेंस कर सकती है, एक्विट कर सकती है, डिस्चार्ज कर सकती है बंदे को, ऑर्डर फॉर रीट्राई भी कर सकती है, ठीक है जी, खुद भी रिट्राई कर सकती है, सबऑर्डिनेट कोर्ट को भी बोल सकती है, अल्टर कर सकती है फाइंडिंग को, मेंटेनिंग सेंटेंस कर सकती है, विद और विदाउट अल्टरिंग द फाइंडिंग आफ्टर नेचर ऑफ द एक्शन इन एन अपील और अनाउंसमेंट ऑफ द सेंटेंस। इसके अंदर क्या क्या कर सकती है? देखो सीधी सिंपल सी बात है, ध्यान रखना कि सेक्शन 427 है, इसके अंदर पावर है, ठीक है जी, किसकी? अपीलेट कोर्ट की सारी पावर होती है इसके अंदर, ध्यान रखना। अगर कोई एक्विटल से आया है तो एक्विटल को बेसिकली वो डेथ सेंटेंस जिन केसेस के अंदर बनता है, ठीक है, डेथ सेंटेंस तक कर सकती है, ठीक है जी, कोई डेथ सेंटेंस बढ़ा गया उसको बेसिकली एक्विट तक भी कर सकती है। अपीलेट कोर्ट के पास अथाह पावर होती है, ठीक है ना, बिल्कुल एब्सोल्युटली अनटेम्ड, घोड़े की तरह। चलो, नेक्स्ट सेक्शन छोड़ दो। चलो जी, सस्पेंशन ऑफ द सेंटेंस पेंडिंग अपील, रिलीज ऑफ अपीलेंट ऑन बेल। देखो हुआ क्या, ये आपकी एक, लेट्स से कि ये सेशन कोर्ट है, इस सेशन कोर्ट ने फांसी की सजा दे दी है, ठीक है ना, ठीक हो गया। चलो जी, फांसी की सजा दे दी है इस बंदे को, ठीक है। ध्यान रखना, जब तक अपील का टाइम ना निकल जाए, पूरा ना हो जाए,
या फिर लेट से अपील आ गई है तो अपील ढंग से डिस्पोज ऑफ ना हो जाए, ठीक है ना। ये जो एग्जीक्यूशन है इस सेंटेंस का, जो सेशन कोर्ट ने दिया है बेसिकली, ठीक है ना, इसको एग्जीक्यूट नहीं करा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, पेंडिंग एन अपील, कोई अपील पेंडिंग है किसके द्वारा, कन्विक्टेड पर्सन के द्वारा, अपीलेट कोर्ट में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग ऑर्डर कर सकती है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस और ऑर्डर, अपील अगेंस्ट बी सस्पेंडेड, सस्पेंशन में रखो, ठीक है ना, अभी एग्जीक्यूट मत करो। इफ ही इज इन कन्फाइनमेंट, अगर वो कन्फाइनमेंट में है तो भैया उसको रिलीज कर दो बेल बॉन्ड पे, इसलिए ताकि वो अपील अपनी ढंग से सुनवाई करवा सके। चलो जी, प्रोवाइड दैट द अपीलेट कोर्ट शैल बिफोर रिलीजिंग हिम ऑन हिज बॉन्ड बेल, बेल बॉन्ड कन्विक्टेड बंदे को जो कि कन्विक्टेड है एनी ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ या फिर लाइफ या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 10 साल शेल गिवन अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी दिए बिना ध्यान रखना रिलीज नहीं करेंगे। यह भी बता दिया जाता है कि इन केस जहां पर कन्विक्टेड पर्सन इज रिलीज्ड ऑन बेल, इट शैल बी ओपन टू द पीपी टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन द बेल। यस, ठीक बात है। नंबर तीसरा पढ़ लो इसका, जो ध्यान लो तीसरा पढ़ लो। जहां पर कन्विक्टेड बंदा सेटिस्फाई कर देता है कोर्ट को बाय विच ही इज कन्विक्टेड, जिसके द्वारा उसको सजा मिली है, दैट उसकी इंटेंशन है कि वो अपील फाइल करेगा, तो अब ये वाली कोर्ट शेल, जहां पर सच पर्सन बीइंग ऑन बेल इज सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 साल, या फिर जहां पर वो ऑफेंस जो हो विच सच पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, अगर वो बेलेबल है और वो बेल पर है, ऑर्डर कर देगी कन्विक्टेड पर्सन को रिलीज कर दिया जाए उसको बेल पर, सीधी सिंपल सी बात आ गया। देखो जी, 432 में स्टार लगा लो। अपीलेट कोर्ट की पावर होती है कि वो एडिशनल एविडेंस ले सके, फर्दर एविडेंसेस ले सके, ठीक है जी, अगर वो अपीलेट कोर्ट चाहेगी तो, अन्यथा ध्यान रखना कोई प्रोविजन नहीं होता है कि अपीलेट कोर्ट के अंदर हम एविडेंस लेकर पहुंचे। फाइनलिटी ऑफ द जजमेंट एंड ऑर्डर्स ऑफ द अपील, सीधी सिंपल सी बात है, सिर्फ सेक्शन सेक्शन से कर लो। चलो जी, अबेटमेंट ऑफ अपील्स, ठीक है जी, 435 याद रखना, ठीक है ना। अबेटमेंट मतलब जैसे मान लो अपीलेंट जो है खत्म हो जाए या फिर अक्यूज खत्म हो जाए तो अपील ही बेसिकली अबेट हो जाती है। तो उन केसेस के अंदर क्या करेंगे, उन केसेस के अंदर उनके एलआर वगैरह आ जाएंगे, ठीक है ना। पढ़ देते चलो। हर एक अपील अंडर सेक्शन 418 419 शेल फाइनली अबेट ऑन द डेथ ऑफ द अक्यूज, अगर अक्यूज ही मर गया तो सीधी सिंपल सी बात है, क्रिमिनल अपील तो खत्म हो जाएगी। Every other appeal under this chapter except an appeal from a sentence of fine shall finally abate on death of the appellant, ये वाले बाकी जो बची की अपील जो होती है वो अपीलेट की डेथ पर हो जाती है, खत्म। परंतु यह बता दिया जाता है जहां पर अपील इज अगेंस्ट ए कन्विक्शन एंड सेंटेंस ऑफ डेथ और इम्प्रिजनमेंट एंड अपीलेंट डाइज, और अपीलेंट मर जाता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील, और एनी ऑफ हिज नियर रिलेटिव, अंडरलाइन करो नियर रिलेटिव, में विद इन कितना है 30 दिन के अंदर अंदर, कब से, फ्रॉम द डेथ ऑफ द अपीलेंट, अप्लाई कर सकती है अपीलेट कोर्ट के अंदर कि उनको छूट दे दी जाए कि वो अपील को कंटिन्यू कर ले, और यदि लीव ग्रांट हो जाती है तो अपील फिर रद्द नहीं होगी, अबेट नहीं। ठीक है जी, चलो। अरे भैया, देखो जी, रेफरेंस एंड रिवीजन ध्यान रखना, रिव्यू का प्रोसीजर नहीं होता क्रिमिनल कोर्ट का, ठीक है। सीपीसी के अंदर तीनों होते हैं बट क्रिमिनल के अंदर रिव्यू नहीं होता है, इसी कारण से क्रिमिनल के अंदर सिर्फ दो, रेफरेंस और रिवीजन। देखो जी, जो सीपीसी में लिखा गया है सेम टू सेम है, ध्यान रखना। रेफरेंस, कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है और वो क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली डिसाइड नहीं कर रखा है किसने, बेसिकली जो भी अपनी हाई कोर्ट स्टेट की उसने, और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली डिसाइड कर रखा है, और ऐसा यदि क्वेश्चन ऑफ लॉ आ चुका है किसी ऑर्डिनेंस से, किसी रेगुलेशन से रिलेटेड, तो फिर कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन बेसिकली पूरा वो रिकॉर्ड बना के अपना ओपिनियन उस क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन फ्रेम कर देंगे, एक ब्रीफ ऑफ द केस आ जाएगा,
फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाएगा, फिर उसके नीचे कोर्ट ऑफ सेशन अपना ओपिनियन लिख देगा कि देखो जी मेरे हिसाब से तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ठीक है जी। और एटलीस्ट कहाँ भेजेंगे, हाई कोर्ट के पास उसको भेज देंगे। हाई कोर्ट बेसिकली उस क्वेश्चन को डिसाइड करेगा और वापस जो है फाइल नीचे भेज देगा, ठीक है जी। आह, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कल भी क्लास खींचनी पड़ेगी। चलो जो भी है देख लें। ध्यान रखो 436 के अंदर इसका स्पेसिफिकली रेफरेंस रिव्यू रिवीजन तीनों को हम सीपीसी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक ये ध्यान रखना कि बिल्कुल सेम टू सेम, बट ध्यान रखना 4 3 6 के अंदर है, क्या है रेफरेंस। 437 डिस्पोजल ऑफ द केस अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। यस, जो भी डिसीजन उस क्वेश्चन के ऊपर हाई कोर्ट भेजेगा, ठीक है जी, वापस कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर, तो कोर्ट ऑफ सेशन अकॉर्डिंगली उस केस को निपटा देगा। ये आ जाओ, रिवीजन की बात हो रही है। 438 सेम प्रोविजन है जैसे सीपीसी के अंदर बताया गया। रिवीजन का बेसिकली मतलब क्या होता है, जब कोई लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शन से ज्यादा कुछ चमत्कार कर दे, जैसे जजमेंट दे दे, ठीक है ना। कोई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है ही नहीं, वो उसको प्रैक्टिस कर ले। जुरिडिक्शन है बट थोड़ा है, उससे ज्यादा एक्सटेंड कर ले, ठीक है जी। और अनयूजुअल मैनर में काम कर ले, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, उसको फाइल लेके बुला लेगा, आजा भैया आजा, ठीक है ना। फिर उसका कोर्ट बताएगा उसको, भाई अपने पजामे में रह ले, ठीक है ना। उसको बेसिकली रिवीजन की जैसे कि संज्ञा दी गई उसको, ठीक है जी। पावर टू ऑर्डर इंक्वायरी जाने दो। ध्यान रखना, अगर ये रिवीजन का क्वेश्चन निपटाना है और कोर्ट को लगता है कि भाई एक इंक्वायरी कर लेनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, इंक्वायरी हो जाएगी। फर्दर इंक्वायरी हो जाएगी इनटू एनी कंप्लेंट एक्सेट्रा, बस इतना ध्यान। सेशन जज की पावर रिवीजन की 440 के अंदर है, बस इतना कर लो। एडिशनल सेशन जज की पावर रिवीजन की 441 के अंदर है। 442 के अंदर पावर किसकी आ गई है रिवीजन की, हाई कोर्ट की पावर आ गई है, ठीक है जी। आओ जी आगे आ जाओ। यस, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू विड्रॉ और ट्रांसफर रिवीजन केसेस। देखो जी, अगर एक ही स्टेट के अंदर एक सेशन से दूसरे सेशन में कोई केस ट्रांसफर करना हो, तो यस, ओनली हाई कोर्ट कैन ट्रांसफर द केस। छोड़ दो, मिसलेनियस है। आओ जी, ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट केस ट्रांसफर करने की, जब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करना हो, जब एक हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन वाली लोअर कोर्ट से केस ट्रांसफर करके एक ऐसी कोर्ट कोर्ट के अंदर डालना है जो दूसरे हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर पड़ता है, जैसे कि रोहतक से उठा के केस रोहिणी दिल्ली डालना है, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, सीधी सी बात है। बस ये दो पढ़ लो, सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन बाय द अटॉर्नी जनरल। ये ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल को एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी एजीआई को। और ऑफ ए पार्टी इंस्टीड या फिर पार्टी को, एंड एवरी सच एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय मोशन। कैसे बाय मोशन आएगी ये एप्लीकेशन, which shall accept when the applicant is the Attorney General of India or the Advocate General of the state, be supported by an affidavit। अगर एजीआई और सिंपल एजी लगा रहे हैं, ठीक है ना, तो इनको एफिडेविट लगाने की जरूरत नहीं है। अन्यथा अगर कोई पार्टी या फिर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल लगा रहा है ये एप्लीकेशन, ध्यान रखना, तो उसको सपोर्टिव एफिडेविट साथ में लगाना। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि भाई ये एप्लीकेशन जो है बड़ी ही फ्रिवोलस है, तुच्छ है और विक्षेपित है, तो टाइम खराब करने के लिए बनाई गई, तो फिर कितना कंपनसेशन लगा देगी कोर्ट। Order applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum
वो वाला पैसा एज इट में कंसिडर, जितना भी अप्रोप्रिएट लगे। पहले बेसिकली 1,000 रुपये होता था, जो कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट सा लगता था, ठीक है ना। तो यहाँ नए वाले एक्ट के अंदर इसको हटा दिया गया। पावर ऑफ हाई कोर्ट टू ट्रांसफर केसेस एंड अपील। यस, एक स्टेट के अंदर किसकी पावर है? हाई कोर्ट की पावर है। ये एबीसीडी पढ़ लो जरा। जहां पर इट इज मेड अपीयर टू द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के सामने क्या है कि एक फेयर और इम्पार्शियल इंक्वायरी जो है, ट्रायल कैनॉट बी हेड इन द क्रिमिनल कोर्ट सबॉर्डिनेट। एक कोर्ट के अंदर पार्शियल इम्पार्शियल जो कार्रवाई है वो नहीं चल रही है, जज जो ज्यादा बायस हो चुका है, या कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो अनयूजुअल डिफिकल्टी का है वो अराइज हो गया है, या फिर कोई ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन इन दिस संहिता और विल टेंड टू जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी फिटनेस और एक्सपीडिएंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। जरूरी है ऐसा करना, हाई कोर्ट को लगता है। तो क्या करेंगे? इट में ऑर्डर क्या कि कोई ऑफेंस बी इंक्वायर्ड इनटू ट्राइड बाय द कोर्ट नॉट क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 197 टू 205 बोथ इंक्लूसिव बट इन अदर रिस्पेक्ट कंपिटेंट टू इंक्वायर इनटू और ट्राइज। ठीक है, इन किसी कोर्ट के अंदर डाल देंगे दैट कोई पर्टिकुलर केस या फिर अपील और एज द केस इज और अपील्स बी ट्रांसफर्ड एक क्रिमिनल कोर्ट से जो कि उसके सबॉर्डिनेट है किसी दूसरे क्रिमिनल कोर्ट के अंदर, दैट एनी पर्टिकुलर केस बी कमिटेड फॉर ट्रायल टू द कोर्ट सेशन। सीधा कोर्ट सेशन कोई कमिट कर दो केस। स्टार लगा लो चार के ऊपर। दैट कोई पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर्ड एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ, खुद के सामने भी ट्रांसफर करवा सकता है। द हाई कोर्ट में एक्ट ईदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी इंटरेस्टेड और ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, खुद के इनिशिएटिव पर भी ये काम कर सकती है कोर्ट। ठीक है जी, यानी सुओ मोटो भी कोर्ट इस सेक्शन के अंदर ऑर्डर कर सकती है। ठीक है जी। कौन सा सेक्शन था ये था सेक्शन 447। इसके बाद ये काम छोड़ दो बाकी को। लेट्स से अगर हाई कोर्ट ने अपने पास ही केस रख लिया है तो प्रोसीजर कौन सा चलेगा? उसी कोर्ट का चलेगा जो ओरिजिनल कोर्ट ऑफ जुडिशल के सामने बेसिकली जो प्रोसीजर चलता है वही प्रोसीजर फॉलो करेगी हाई कोर्ट। ठीक है ना, इस पे स्टार लगा लेना 8 को। सेशन जज साहब की पावर केस ट्रांसफर करने की अपने सेशन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं भैया, वो सीधी सिंपल सी बात है। विड्रॉल ऑफ द केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज। क्या विड्रॉल और केस या फिर अपील सेशन जज के द्वारा हो सकती है? आओ जरा पढ़ लेते हैं। एक सेशन जज वो अब करवा सकता है विड्रॉल किसी केस को या फिर अपील को फ्रॉम, या फिर रिकॉल करवा सकता है किसी केस को, अपील को, विच ही हैज मेड ओवर द सीजीएम, जो सीजीएम को उसने दे दिया है वापस भी बुलवा सकता है। ठीक है, जो हाईकोर्ट के पास पावर है वही सेशन के पास पावर है। ठीक है जी। एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल द केस ऑफ द हियरिंग अपील हैज कमेंस्ड बिफोर द एडिशनल सेशन जज, द सेशन जज मे रिकॉल, एडीजे से भी रिकॉल करवा सकता है, सिंपल सी बात है। जहां पर सेशन जज ने विड्रॉ कर लिया है, रिकॉल करवा लिया सब सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग या 2 के अकॉर्डिंग, ही में ईदर ट्राई द केस ऑफ इट्स ओन कोर्ट। ठीक है जी, सीधा सिंपल अंडरलाइन करो। हियर द अपील हिमसेल्फ, खुद सुन लेगा अपील को, या फिर मेक ओवर कर देगा इन कोर्ट, यानी किसी दूसरी कोर्ट के पास भेज देगा। 450 विड्रॉल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी जो है केस विड्रॉ करवा सकते हैं? यस बिल्कुल, सीजीएम साहब है ना, ये कर सकते हैं सारा का सारा काम। 451 मेकिंग ओवर विड्रॉ ऑफ द केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं ये काम? इसका मतलब ये 451 में ये लोग करना धंधा भरती है, डीएम कर सकता है ये काम। एक क्वेश्चन पक्का है इसमें से, और ध्यान रखना ऐसे ही आता है। सीधा सिंपल पूछ लेते हैं, सेशन की पावर कहाँ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की पावर कहाँ है, सेशन की कहाँ है, सीजीएम की कहाँ है, हाई कोर्ट की कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट की कहाँ है, ऐसे पूछ लेते हैं। ध्यान रखना कहाँ से शुरू हुआ है ये मामला? ये मामला शुरू हुआ है बेसिकली 446 से, 446 से लेकर कहाँ तक है ये? 452 तक है। चलो जी आगे। चैप्टर 34, एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 409 कन्फर्म होकर आ चुका है। ठीक है जी। डेथ वारंट साइन हो जाएगा, डेथ वारंट साइन होकर सीधा सिंपल जेल में जाएगा।
जो ट्रिप्लीकेट या डुप्लीकेट में जाता है एक फाइल, एक यानी वो जो वारंट है किसको, जो भी जेलर है उसको। ठीक है जी। डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में जाता है बेसिकली, अगर स्पेसिफिकली पूछोगे तो डुप्लीकेट के अंदर ही जाता है। ठीक है ना। एक वारंट किसको, जेलर को। दूसरा वारंट किसको, जो कि थ्रू जेलर जाएगा, जो अपना जल्लाद होता है उसको। ठीक है जी। जल्लाद के पास आ जाएगा ब्लैक वारंट। ठीक है जी। सीधा सिंपल डेथ वारंट। वो प्रोसीजर शुरू कर देगा जल्लाद, फंदा बनाना और उसको कसना शुरू कर देगा। उसके ऊपर शहद और मोम लगाना शुरू कर देगा। ठीक है ना। फंदे के ऊपर उसको कसेगा ताकि एक अच्छी और मीठी मौत मिले। ठीक है ना। जल्लाद के लिए सबसे मतलब क्या कहूँ कि एक्सपर्टीज का काम क्या है कि कड़क से मर जाए। ठीक है ना। वर्टिब्रा टूट जाए ऐसे कड़क करके, और मनुष्य को पता भी ना चले। ठीक है जी। अलग से अगर वो तड़प रहा है फंदे के ऊपर, तड़प रहा है और बहुत देर से तड़प रहा है, उसके मुंह से खून आ गया है, सुसुपोटी बाहर निकल गया है, दूसरे जो जितने शरीर के छेद हैं, वहां से भी ब्लड बाहर निकल आ गया, ठीक है, तो वो अच्छा नहीं। ठीक है ना। इस तरीके की सजा नहीं दी जाती। चलो। लेट्स से अगर हाई कोर्ट ने ही एग्जीक्यूट कराना है, एग्जीक्यूशन सेंटेंस ऑफ डेथ पास बाय द हाई कोर्ट, 445 के अंदर हो जाएगा। 455 जुडिशरी में पूछा भी जा चुका है एक बार। ठीक है जी। देख लो, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। यस, अगर सुप्रीम कोर्ट में अपील हो गई तो डेथ सेंटेंस ब्लैक वारंट पोस्टपोन हो जाएगा। 456 तो हरियाणा में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है जी। कोई प्रेग्नेंट लेडी है, ठीक है जी, और उसको डेथ सेंटेंस है तो क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे। पावर टू इम्प्रूवमेंट नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। उमेश जो जो जिसे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। लिवाई ऑफ फाइन छोड़ दो। इसके अंदर भी कुछ मिसलेनियस प्रोविजन है, वो नए आए हैं। हम्म। 400% ऑलरेडी अंडरगोइंग सेंटेंस जीवन बख्शा। हाँ। 467 क्या है, सेंटेंस ऑन ऑफेंडर्स ऑलरेडी, जो कि सेंटेंस लग चुका है किसी दूसरे ऑफेंस के अंदर। क्या करेंगे, जहां पर एक बंदा ऑलरेडी अंडरगोइंग सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस, उसको सजा मिल जाती है सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की, to imprisonment or imprisonment for life. Such imprisonment or imprisonment for life shall commences at the expiration of the imprisonment of which he is being previously sentenced. तो एक पहले सजा खत्म हुई उसके बाद नहीं शुरू हुई। बस इतना सा ध्यान रखना। ये लो जी, स्टार लगा लो 468 के ऊपर। जो भी पीरियड है जो डिटेंशन में गुजारा है अक्यूज ने, ठीक है जी, वो सेट ऑफ हो जाएंगी। सीधी सिंपल सी बात है। कितनी सजा मिली है, कितने 4 साल तक जो है ट्रायल चला, ठीक है जी, क्रिमिनल केस के अंदर, और कितनी सजा मिली है, 4 साल तक की सजा मिली है। बट फैक्ट क्या है कि ये अक्यूज पिछले 4 साल से जेल के अंदर ही था, तो सीधा सिंपल जितने दिनों के लिए जेल के अंदर रहा, तो ये 4 साल में से बेसिकली सेट ऑफ हो जाएगा सारा का सारा मामला। ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर रिलीज हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है ना। फटाफट पढ़ दे रहा हूँ। जहां पर एक अक्यूज बंदा ऑन कन्विक्शन बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट बीइंग इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, ध्यान रखना, पेमेंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन की सजा नहीं होनी चाहिए। अब जो भी पीरियड है डिटेंशन का, यदि अंडरगोन, जो उसके द्वारा अंडरगो किया गया है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी ट्रायल, दौरान इन्वेस्टिगेशन, दौरान इंक्वायरी, दौरान ट्रायल, या फिर दौरान तीनों, of the same case and before the date of such conviction shall be set off, underline shall be set off against the term of imprisonment, जो भी उसने कन्विक्शन गुजारी, चलो। और जो लाइबिलिटी ऑफ सच पर्सन टू अंडरगो imprisonment on such conviction shall be restricted to the remainder, बाकी बचे लिए के बाकी बची हुई पनिशमेंट के लिए ही सिर्फ शिफ्ट टू रहेगी। ठीक है जी। इफ एनी, यदि कोई बचती है तो ऑफ द टर्म ऑफ imprisonment imposed on him। ठीक है जी।
provided that in case referred to in section 475 such period of detention shall be set off against the period of 14 years referred to in दिस सेक्शन। ठीक है जी, 400 बेसिकली 75 आगे आएगा तो उसमें देखेंगे, इसको देख लो जरा। चलो जी, मर्सी पटिशन 472। ठीक है जी, अब स्पेसिफिक मर्सी पटिशन के नाम से सेक्शन आ चुका है, पहले मर्सी मर्सी पटिशन के नाम से सेक्शन नहीं था। यस, अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कर सकती है, बिल्कुल, बस इतना याद रखना, ठीक है। नहीं, फिर सीधा पावर टू सस्पेंड और रेमेडी सेंटेंस 473 के अंदर आ चुका है। चलो जी, आगे आ जाओ। 474, पावर टू कम्यूट द सेंटेंस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी, ध्यान रखना। ध्यान रखना, ये जो मर्सी पटिशन है ये कहाँ लगाओगे आप, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूं। आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट साहब के पास लगेगी, और आर्टिकल 161 में बेसिकली गवर्नर साहब के पास लगेगी, ठीक है ना। कितने, विद इन पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द डेट ऑन विच द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जेल इन्फॉर्म करता है कि भैया तेरी अपील जो है डिसमिस हो चुकी है, ठीक है ना, या फिर तेरी डेथ जो है, तेरी जो सजा थी वो कंफर्म हो चुकी है, तो 30 दिन मिलेंगे, 30 दिन के अंदर अंदर उसको लगानी इमरजेंसी पिटिशन तो वो लगा सकता है। द पिटिशन अंडर सबसेक्शन में इनिशियली बी मेड टू द गवर्नर एंड ऑन इट्स रिजेक्शन, और गवर्नर साहब के रिजेक्शन पर डिस्पोजल के लिए गवर्नर के द पिटिशन शैल बी मेड, अब किसको, प्रेसिडेंट साहब के पास लगाई जाएगी विद इन पीरियड ऑफ 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ रिजेक्शन और डिस्पोजल ऑफ सच पिटिशन। तो सिंपल सी बात है, छोड़ दो बाकी तो वैसे प्रोसीजर। प्रेसिडेंट साहब में कंसिडर एंड डिसाइड एंड डिस्पोज ऑफ द मर्सी पिटीशन, ठीक है जी, अगर चाहें प्रेसिडेंट साहब तो उसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं, अगर उनको कराना है तो वो कर भी सकते हैं। अपॉन रिसीट ऑफ द ऑर्डर द प्रेसिडेंट ऑन द मर्सी पिटीशन सेंट्रल गवर्नमेंट शेल विद इन 48 hours कम्युनिकेट द सेम टू द होम डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ जेल। यस, ठीक है जी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई जेलर को ना पता, उधर से जेलर जो है वो फांसी का फंदा कसवा रहा है, और उसको पता भी नहीं है कि इसने भैया मर्सी पिटीशन लगा दी है, तो जैसे ही प्रेसिडेंट साहब के ऑफिस में मर्सी पिटीशन पहुंचेगी तो 48 घंटे के अंदर अंदर होम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को भी और प्लस जेलर को भी बता दिया जाए। ध्यान रखना, 473 में भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन सी है ये फिर 474 के अंदर बता रखा है, ठीक है ना। रिस्ट्रिक्शन को जाने दो। देखो सीधी सिंपल सी बात है, अगर कम्यूनिटी में कम करनी है तो बस इतना ध्यान रखना कि जो लाइफ इम्प्रिजमेंट रहेगी उसको कम नहीं किया जाएगा, ठीक है जी, जब तक वो 14 साल जो है निकाल नहीं लेता है इम्प्रिजमेंट के। चलो जी, आगे आ जाओ। शाबाश, प्रोविजन एज टू बेल एंड बॉन्ड्स 478। किसका, 472 का। 472 का 7। हाँ जी, कोई भी अपील जो हो वो लाई नहीं होगी किसी भी कोर्ट में अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यस, प्रेसिडेंट साहब ने या फिर गवर्नर साहब ने क्या ऑर्डर किया है उसकी कोई अपील नहीं जाएगी, जाना। प्रेसिडेंट साहब ने अगर बोल दिया कि नहीं जल्दी टांगो इसको, तो कोई अपील नहीं जाएगी, सिंपल इज दिस।
क्यों? क्योंकि इनसे ऊपर कोई अपीलेट अथॉरिटी है ही नहीं बेसिकली, ये तो सुप्रीम होते हैं। सिटीजन नंबर वन बोल रहा है देश का कि भैया फलाने सिटीजन को कर दो खत्म, ठीक है ना, तो बाइंडिंग हो जाएगा। गवर्नमेंट रिजेक्ट, गवर्नर रिजेक्ट करे तो क्या फिर प्रेसिडेंट को अपील? हाँ, बिल्कुल। ये देखो यही लिखा गया है इसके अंदर, ये हमने पढ़ा भी था। मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, मेक रिकमेंडेशन सेल्फ एज एक्सप्लिसिटली पॉसिबल विद इन अ पीरियड ऑफ 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द कमेंट्स ऑन द स्टेट गवर्नमेंट एंड। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ये हमने पढ़ा भी था। ये रहा, petition made under subsection 1 may initially be made to the governor and on its rejection, अगर वो रिजेक्ट हो गई है वहां से, रिजेक्ट हो गई है तो फिर क्या करेंगे, पिटीशन डालेंगे प्रेसिडेंट साहब के पास विद इन 60 दिन फ्रॉम द डेट ऑफ द रिजेक्शन। ठीक है। प्रोविजन टू बेल एंड बॉन्ड्स, इन व्हाट केसेस बेल इज टू बी टेकन। अरे भैया, प्रोविजन बड़ा है। देखो ऐसा करते हैं, क्योंकि मेरे ना, मैं 3 खा चुका हूँ विक्स की गोलियां भी, और गला मेरा है एग्जॉस्ट बहुत ही ज्यादा आज। ठीक है, और टेम्परेचर भी चढ़ जाएगा मुझे फिर दोबारा से। ठीक है जी, तो मैं ये कल के लिए पोस्टपोन कर लेता हूँ। वैसे भी अपना 1 घंटा 40 मिनट की तो एक सफिशिएंट क्लास होगी, एक लास्ट और फाइनल क्लास जो है अपन कर लेते हैं। मेरा इरादा अगर गला ठीक होता तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेटर ये रहेगा कि हम इसका जो फाइनल क्लास है वो हम इसकी कल निपटा दें। ठीक है जी। चलो फिर कल मिलते हैं। मैं भी आज जल्दी निकल के डॉक्टर से दवाई वगैरह लेके निकल जाता हूँ। कोई क्वेरी वगैरह है तो हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर नहीं है ध्यान रखना, इन आज जो बेसिकली केसेस चले हैं उसके अंदर कोई केस क्लोज वगैरह कुछ नहीं है, ऐसा कोई लीडिंग केस वगैरह कुछ नहीं। सिंपल बेयर प्रोविजन की रीड ही करने थे बस, वो हमने कर ली। कोई क्वेरी? नो। ठीक है देन, एंजॉय। कल आपकी लास्ट क्लास रहेगी बीएमएसएस। ओके।